गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार कंफर्म कर दिए आप सबको ऑडियो क्लियर है ना? ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज से आपका एक नया टॉपिक यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, झारखंड टीजीटी के लिए। जैसा कि आपको पता है इसका जो सिलेबस है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसमें कि पहला सेगमेंट जो है अकाउंटेंसी है, दूसरा सेगमेंट जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और तीसरा सेगमेंट जो है बिजनेस स्टडीज बीएसटी। अभी तक इसमें बहुत सारे सेगमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे टॉपिक्स आपका हो चुका है, लेकिन इसमें अभी आज जानेंगे कि हम लोग क्या क्या बेसिकली पढ़ने होते हैं और इसमें अभी हम लोग क्या आज स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हाई स्कूल की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट को हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए हम आप उसको आसानी से उत्तर दे सकें। यहां से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनते हैं क्योंकि ये बेसिक्स होता है। और जब से कॉमर्स स्टार्टअप करते हैं आप अपने लेवल पर, चाहे आपने 11th में स्टार्ट किया होगा या फिर जिस लेवल पर आपने स्टार्ट किया होगा, ये वहां से टॉपिक पूछे जाते हैं, वहां से प्रश्न ये बनते हैं और बहुत ही बेसिक्स होते हैं। लेकिन अगर इसका आपका सही से रिवीजन ना हो, सही से कॉन्सेप्ट ना हो, तो ये सारे इजी प्रश्न भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्सेप्ट आप जितना अच्छे से याद रहेगा आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यहां से भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं हर एक लेवल के, इजी लेवल के भी, मॉडरेट लेवल के भी और डिफिकल्ट लेवल के भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ये 3 सेगमेंट में झारखंड टीजीटी का सिलेबस बटा हुआ है, उसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी है। तो अकाउंटेंसी से कौन कौन से टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ना है, आप यहां पर देख रहे होंगे कि अकाउंटेंसी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं। जो सिलेबस है उसके अनुसार ही हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं, जो आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिस्कस जो करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय। उसके बाद हम लोग डबल एंट्री सिस्टम जो है, दोहरी लेखा प्रणाली की अवधारणा। उसके बाद जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, कन्वेंशंस है और जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बारे में। फिर उसके बाद जो जर्नल्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार हिंदी में इसे कहते हैं। अगर ये देखा जाए तो यहां तक जो टॉपिक्स है सिलेबस में एक ही करके दे दिया है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में बस यही सारे आते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने तक सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है ये टॉपिक में, जो लेखांकन की जो आधारभूत सिद्धांत हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग कन्वेंशन है, उनके बारे में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। और डबल जो एंट्री सिस्टम जो है वो आपको ध्यान में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो मुख्य रूप से, इसके बाद जो कैपिटल है, इनकम है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बैंक समाधान विवरण है। इसके बाद इसमें जो आ जाते हैं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए तो सिलेबस में ये डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपको होना चाहिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पता होना चाहिए, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसके बारे में जानें। इसके बाद फाइनल अकाउंटिंग, वही हम लोग बैलेंस शीट जो बनाते हैं, पीएल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर आ जाते हैं, ये तो सारे हो गए बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत जो विभिन्न टॉपिक्स जो आते हैं फाइनल अकाउंटिंग बनाने तक के, वो सारे टॉपिक इसमें मुख्य रूप से है। अब यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है, जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिएगा आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है सिर्फ ये हिंदी में जारी किया गया है, तो बहुत सारे छात्र उसे पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये सर कौन सा टॉपिक आ गया। हाँ, हिंदी में जो पढ़ाई किए हैं तो उनको तो पता चल जाता है, क्योंकि इसके हिंदी में जो अर्थ हैं, मतलब हिंदी में जो इसके टर्म है और इंग्लिश में टर्म है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलता है।
तो ये जो माल का चालान खाता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। संयुक्त साहस का खाता ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। साझेदारी ये तो आपका जनरल टॉपिक हो गया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स हो गया। और उसके बाद इसमें कुछ और टॉपिक्स है जो स्पेशलाइज्ड आपको पढ़ने हैं। औसत भुगतान विधि, फिर चालू लेखा विवरण, और अंत में फिर हम लोग लास्ट में अभ्यास प्रश्न यहां पर जो है करेंगे। चूंकि ये क्लासेस जो आप लोग का है ये पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स ये दोनों आपका हो चुका है। आज हम लोग यहां पर शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर एवरेज देखा जाए तो आपका कितना, चूंकि आप देखिएगा तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 150 जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। सिलेबस में तो ये लिखा हुआ नहीं है कि हर सेगमेंट से 50-50 ही हम प्रश्न पूछेंगे, हाई स्कूल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि एवरेज जो है 50 प्रश्न जो है हर एक टॉपिक से, किसी में 40 हो गया, किसी में 50 हो गया, किसी में 55 हो गया और किसी में 60 हो गया। तो ये जितना भी अकाउंटेंसी का पोर्शन देख रहे हैं, मिनिमम आपके मान के चलिए कि 40 से 50 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इससे ज्यादा ही 55 से 60 आप रख सकते हैं, एवरेज यहां पर पूछे जा सकता है इन सारे टॉपिक से। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी निकलती है। तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके आपको मार्क्स को गेन करना है। पहले से ही नहीं तय करना है कि नहीं हम 50% आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत सही है, 60% में तो हम पास हो जाएंगे। आप जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं बिल्कुल आपको लगाना है। कोई भी ऐसा नहीं समझ के चलना है कि नहीं ये टॉपिक तो हमसे नहीं होगा, हम इसको नहीं करेंगे या फिर समझ में नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि चूंकि इस लेवल तक आते आते, इस एज तक आते हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर कोई बीएड अभी कर रहा है, या फिर या तो एमकॉम किए थे या फिर बीकॉम किए थे तो बहुत साल पहले किए थे, अकाउंटेंसी छूट जाता है। और अकाउंटेंसी ऐसा एक टॉपिक है जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा तो मतलब कि लगेगा ही कि हम कॉमर्स कुछ जानते भी हैं। तो उस आधार पर आपको नहीं पढ़ना है। जो भी आपको स्टडी करना है अकाउंटेंसी में, पूरा डिटेल में स्टडी करना है और हर कॉन्सेप्ट को रखना है कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए आसानी से उत्तर दे दीजिए। क्लियर है? और बहुत सारे छात्र का तो जो कंटिन्यू चलते रहता है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है और बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन करते चलना है। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिस साथ में कराए जा रहे हैं, नोट्स तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपको जो कुछ नोट्स साथ में भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, उनको आपको रिवीजन करते चलना है। और रिवीजन अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि एग्जाम में कुछ लेट हो, तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, अभी पढ़ाई चल रहा है, रिवीजन सोचते हैं कि एग्जाम के समय कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मुश्किल हो जाता है। रिवीजन साथ में चलते रहिए और एग्जाम तक करते रहिए, चाहे एग्जाम 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसके आधार पर रिवीजन करते चलना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक में इंटर करते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। किन्हीं का कोई डाउट है? ओके, सबसे पहले हम तो यहां पर जो टर्म है अकाउंटेंसी, हिंदी में इसको लेखा शास्त्र कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? अकाउंटेंसी का ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है यहां पर अकाउंटिंग और एक शब्द है शास्त्र। जैसे कि यहां पर हिंदी में अगर बोले तो यहां पर एक लेखा शब्द है और एक शास्त्र। शास्त्र मतलब समझ रहे हैं एक तरह से जिसके तहत तो कुछ कार्य वगैरह किए जाते हैं, शास्त्र जो। तो अब यहां पर लेखा जिसको हिंदी इंग्लिश में अकाउंटिंग कहा जाता है, इसका सीधा सा मतलब है हिसाब किताब करना। अब जैसे कि कोई बिजनेस चला रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सेवाएं दे रहा हो या फिर कोई गुड्स वगैरह सेल या परचेज कर रहा हो, तो उसका हिसाब किताब रखना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी। क्लियर है? हिसाब किताब रखना ही, जो उसका ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना अकाउंटेंसी कहलाता है।
लेकिन इसके भी अपने स्टेजेस होते हैं। अकाउंटेंसी एक बहुत ही विस्तार शब्द है, एक ब्रॉड एरिया है, इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अकाउंटेंसी में, तो जो बैलेंस शीट हो गया या फिर जो सारे चीजों को एनालिटिकल हो गया या फिर आप जो एनालिसिस करते हैं, हर चीज को शामिल किया जाता है। तो क्या वो प्रथम स्टेज होता है? नहीं, प्रथम स्टेज होता है कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसका फर्स्ट टाइम इनिशियल जो स्टेज में रिकॉर्डिंग किया जाता है, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर अध्ययन करते हैं और एक एक करके उन्हीं को हम लोग फिर आगे ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर अकाउंट्स वगैरह में शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह में, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जो बैलेंस शीट वगैरह है या फिर जो अन्य अकाउंटिंग है वो सारे हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब समझना होगा, लेखांकन का मतलब समझना होगा। अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब है कि रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना। अकाउंटिंग एक सिंगल वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मतलब किसी बोल दिए कि नहीं रिकॉर्डिंग करना ही अकाउंटिंग है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग करना भी अकाउंटिंग है, समराइजिंग करना भी, इंटरप्रेटिंग करना मतलब कि तुलना करना आपस में, ये भी अकाउंटिंग का ही भाग है। अकाउंटिंग कोई सिंगल टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक ब्रॉड एरिया है। क्लियर है? तो यहां पर सीधा सा डिफाइन किया हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मींस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, मान लीजिए किसी का फर्नीचर का दुकान है, तो फर्नीचर मान लीजिए वो बेचता है, सेल करता है, तो उसमें कुछ कैश में प्राप्त हुआ होगा तो उसका वो रिकॉर्डिंग करेगा। फर्नीचर बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा तो उस रॉ मटेरियल के लिए रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए कारीगर रखा होगा तो कारीगर को उसके लिए वेतन दे रहा होगा, वेजेस दे रहा होगा। किसी जगह वो एक प्लेस खरीदा होगा या फिर उसको रेंट पर लिया होगा तो उसके लिए रेंट पे कर रहा होगा। तो बिजनेस में जितने भी होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्लासिफाई देम, prepare summary and present them in a such way that they are analyzed and interpretation can be done। अकाउंटिंग में सिर्फ एक टर्म से इसको डिफाइन नहीं किया गया, डिफरेंट टर्म है। एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, क्लासिफाई कर सकें, जैसे कि खर्च क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बिजनेस में कितने हैं, सेल रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट कितने हैं, हर तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उसको क्लासिफाई भी करने का काम करता है अकाउंटिंग। तभी तो हम उसको तुलना कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अकाउंटिंग को। क्लियर है? अकाउंटिंग का एक बेसिक डेफिनेशन से हिंदी में भी आपका यहां पर दिया हुआ है, जो भी छात्र हिंदी में भी हैं उनको यहां पर ध्यान रखना है। लेखांकन का अर्थ, सरल शब्दों में लेखांकन का अर्थ वित्तीय स्वभाव के सौदे या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश समराइज करने में। देखिएगा एक बिजनेस में अगर मान लीजिए एक छोटा बिजनेस है तो उसमें तो मान लीजिए एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन होते हैं, 150 ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी बिजनेस में आज के डेट में देखिए बहुत बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, एक जो अपने क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा आज के डेट में तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। एक दिन में, एक घंटे में हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके। हर ट्रांजैक्शंस को आप एक एक करके चेक तो नहीं कर सकते हैं, अकाउंटिंग यहां पर हेल्प करता है उनको समराइज करने में, ट्रांजैक्शंस को एक जगह एक साथ रिकॉर्ड करने में वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो तो बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन एक साथ इन सारे को रिकॉर्ड करने का काम जो करता है अकाउंटिंग के तहत ही किया जाता है। हर चीज को आप याद नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए, चलिए एक दो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं दिन भर में तो चलिए याद रख सकते हैं, लेकिन वो भी 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद भूलने की संभावना होती है। ह्यूमन ब्रेन में ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अकाउंटिंग में अगर जब हम उसको लिख के रखे हैं तो बिल्कुल हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी उसको देखना चाहें बिल्कुल आपको रिकॉर्ड वहां पर मिल जाता है। तो अकाउंटिंग ये सारी चीजों में भी हेल्पफुल होता है। इसलिए यहां पर बोला गया है कि जो लेखांकन होता है, क्योंकि इतने सारे इसके बेनिफिट हैं, तो लेखांकन जो होता है एक आर्ट के रूप में भी होता है, एक कला के रूप में भी और एक साइंस के रूप में भी।
साइंस के रूप में और आर्ट के रूप में किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है? आर्ट के रूप में इस तरह के कि ये टू राइट क्लासिफाइड एंड समराइज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, जो भी बिजनेस में इवेंट्स में विच आर पार्टली और एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर भी हमने डिफाइन किया एक फाइनेंशियल नेचर, वित्तीय स्वभाव, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल नेचर। इसका मतलब कुछ निकल रहा होगा, तभी यहां पर ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है। जैसे देखिएगा हमारे सोसाइटी में या फिर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आप इकोनॉमिक्स में चूंकि आप लोग को पढ़ा चुके हैं तो वहां पर हमने बताया भी था कि जो सोसाइटी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी तरह के, वो दो तरह के होते हैं समाज में। एक होता है आर्थिक क्रिया, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है, और एक होता है अनार्थिक क्रियाएं, जिसको इंग्लिश में नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं का सीधा सा तात्पर्य है कि इसमें उन सारे क्रियाओं को शामिल किया जाता है, उन सारे एक्टिविटीज को जिसमें कि वित्तीय लेन देन होता है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बोले तो जो जहां पर पैसे का लेन देन होता है, अर्थ का, धन का लेन देन होता है, वो सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। जबकि अनार्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पैसे का लेन देन जो होता है या धन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल, आप टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। एक गृहिणी की सेवा है, जैसे कि आपके माता पिता, आप खुद घर में खाना बनाते हैं, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से वो सारी चीजें होती है, तो वहां पर भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे गैर आर्थिक क्रियाएं या फिर इसको अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। हम लोग जो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं सिर्फ आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, अनार्थिक क्रियाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं, मतलब जिसमें कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन होता है। अब यहां चीज ये भी देखिए, जैसे कि आगे हम बताएंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में। देखिए इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही चीज बोलता है कि जो हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो आर्थिक क्रियाएं जो हो रही है सिर्फ उसी का, जिसका हम एक मनी वैल्यू बता सकते हैं। गृहिणी की सेवाएं, मतलब कि घर में कोई खाना बना रहे हैं, क्या उसका आप एक मॉनेटरी वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। आप दौड़ रहे हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए अकाउंटिंग में भी आर्थिक क्रियाओं का ही रिकॉर्डिंग किया जाता है। यही चीज को यहां पर इकोनॉमिक्स में बोला जाए तो ये आर्थिक क्रियाएं कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और यहां पर हम लोग फाइनेंशियल नेचर का, या फिर आगे अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहां पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि जिसका हम एक मनी वैल्यू बता सकते हैं, तो मतलब सीधा सा है कि वो आर्थिक एक्टिविटीज हुआ। जैसे कि हमने रोहन को 500 रुपया पेमेंट किया, आपने कुछ खरीदा तो उसके लिए आपने 1000 रुपया पेमेंट किया, तो इसका एक मनी वैल्यू है। तो मतलब कि जो भी आर्थिक क्रियाएं जिसका एक मनी वैल्यू हो, वो सारे को यहां पर हम लोग अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं, वही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप ये जो हर जगह ये फाइनेंशियल नेचर का जो एक शब्द देख रहे हैं, इसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा, इस डिफिनेशन में भी और यहां पर भी। तो इसलिए जो अकाउंटिंग टर्म होता है एक आर्ट के रूप में भी होता है और एक साइंस के रूप में। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब कि हर तरह से बिजनेस को क्लासिफाई करता है, हर तरह के जो एक्सपेंसेस है या फिर रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है, उसको भी क्लासिफाई करने का काम करता है। जो भी इवेंट्स हुए प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड द आर्ट ऑफ क्रिटिकली समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन करने का काम होता है। आगे हम बताएंगे जो अकाउंटिंग के विभिन्न जो स्टेजेस हैं
उसमें सिर्फ अकाउंटिंग का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग और समराइजिंग करना ही नहीं है, इंटरप्रेटिंग नहीं है, कम्युनिकेट भी करने का है। जैसे कि एक बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ वही बिजनेस वाला ही उपयोग करता है? इसका उत्तर होगा नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जो उस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति उसका उपयोग करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। चाहे एक बैंक वाले की बात करें, लीगल ऑफिसर्स की बात करें, या फिर कोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात करें, हर कोई इसको एनालाइज करता है। तो ये आपस में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स टू पर्सन हु डिसीजन हैव टू बी टेकन ऑन देयर बेसिस। क्लियर यहां तक सभी को? जो पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है, आई होप आप सब लिखते जाते होंगे। अब यहां पर आते हैं, ये तो मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। अब यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो ये अकाउंटिंग जो शब्द है या फिर इसकी इतिहास क्या है। लेखांकन, मानव सभ्यता जो है पहली बार कब इस तरह से लेखांकन, क्योंकि जो आप लेखांकन का ये कार्य देख रहे हैं, आखिर ये कब से प्रारंभ हुआ? ऐसे अगर देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो हम लोग चूंकि जितने भी हैं सारे ट्रांजैक्शंस जो करते हैं वो ब्रिटिश के आने के बाद ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, लेकिन इसके बारे में हमें जो विभिन्न जानकारियां हैं वो हमारे जो एंशिएंट पीरियड है वहां से भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने अगर इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वहां पर एक नाम जिक्र आता है जो मौर्य डायनेस्टी का या फिर जो मौर्य राजवंश में चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसमें भी लेखांकन जैसे चीजों का जिक्र किया गया है। उस समय भी है, मतलब कि इसकी अगर हम बात करें तो आज से बोले तो 2500 साल पहले की बात है। ये पुस्तक जो लिखी गई थी करीब ये 300 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के लगभग के बीच में ये लिखा गया था। मतलब कि आज से अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले की बात है, जब भारत में लेखांकन जैसे चीजों का आविष्कार हो चुका था। क्योंकि आज हम लोग जो स्टडी करते हैं इंग्लिश का ज्यादा बोलबाला है, तो वहां पर देखिएगा उसके बारे में भी यहां पर पता चलता है। जैसे कि यहां पर एक पुष्ट पालन आगे बताएंगे कि पुष्ट पालन जो अगला स्टेज, मतलब कि पुष्ट पालन इनिशियल स्टेज है। जैसे कि अकाउंटेंसी एक ब्रॉड एरिया हो गया, उससे पहले जो हो गया अकाउंटिंग, और उससे पहले अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज तो वो कहलाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पुष्ट पालन हिंदी में इसको कहा जाता है। मतलब इनिशियल स्टेज बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और उसके बाद अकाउंटेंसी। तो अगर हम बात करें पुष्ट पालन की, बुक कीपिंग की, तो इसकी जो पहली बार खोज की गई थी या फिर इसका जन्मदाता जो माना जाता है वो लुकास पेसियोली को माना जाता है। उनके द्वारा इवेंट किया गया था 1949 में इटली के वेनिस नगर में। लुकास पेसियोली के जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, सुमा डे अरिथमेट्रिका, जियोमेट्रिका और प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में द्विअंकन पुष्ट पालन, मतलब कि डबल एंट्री जो बुक कीपिंग है उसके बारे में बताया गया था इन 1494। क्लियर यहां तक सभी को? तो अगर हम पुष्ट पालन को यहां पर डिफाइन करें तो पुष्ट पालन का सीधा सा अर्थ है कि जहां से लेखांकन प्रारंभ होता है, लेखाक्रम वहां से प्रारंभ होता है जहां पुष्ट पालन का कार्य समाप्त होता है। मतलब कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग का तो इनिशियल स्टेज हो गया बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग जहां पर एंड होता है उसके बाद अकाउंटिंग प्रारंभ होता है। आगे हम बताएंगे जैसे कि हर एक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, तो उसका जनरलाइजिंग किया जाता है, उसका पोस्टिंग किया जाता है, और फिर विभिन्न स्टेज के माध्यम से फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब यहां पर आते हैं हम लोग लेखांकन। लेखांकन के कार्य क्या है, यहां पर भी प्रश्न पूछा जाता है
इसमें से पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है लेखांकन का कार्य में शामिल है। तो लेखांकन का कार्य तो इनिशियल में ही बताया था, जैसे कि इसका कार्य क्या क्या होता है, लेखात्मक कार्य होता है, मतलब कि रिकॉर्डिंग करने का काम होता है। यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग करना। दूसरा जो होता है इसमें व्याख्यात्मक करना, एनालाइजिंग करना। कम्युनिकेटिंग, जो वैधानिक आवश्यकता होती है, जो लीगल रिक्वायरमेंट होता है, उसको भी फुलफिल करता है। जैसे कि बिजनेस में हमेशा देखिएगा, अगर बिजनेस चलाया जाता है तो एक व्यक्ति से बिजनेस चलने वाला नहीं है, बहुत सारे उसमें लोग होते हैं। और सिर्फ पार्टनर्स का ही बात नहीं कर रहे हैं कि जो बिजनेस वो चला रहे हैं, बिजनेस से जो उसका मालिक है वो तो जुड़ा ही रहता है, और भी बहुत सारे लोग कस्टमर जुड़े होते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो जुड़ा हुआ है, एक बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक जुड़ा हुआ है। तो हमेशा देखिएगा बिजनेस में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डिस्प्यूट होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर इन सब का रिकॉर्डिंग रखा गया है, एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों को मेंटेन किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो लीगल रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करता है। तो वही अगला पॉइंट है, लीगल रिक्वायरमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साथ ही जो अकाउंटिंग है, जैसे कि एक बिजनेस चल रहा है, तो एक बिजनेस में देखिएगा एसेट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आप एक ऑफिस में ही एंटर कीजिएगा, देखिए हर तरफ कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में 10 इंप्लॉय आते हैं, काम करते हैं। अगर आप इसका लेखांकन नहीं करते हैं, मतलब जो एसेट्स, मान लीजिए 10 तरह के एसेट्स हैं यहाँ पर, अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि आप, फिर पता ही नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा कि 10 दिन के बाद एक एसेट गुम हो गया। तो जो ओनर होता है तो उसको खुद पता नहीं है कि हमारे इस ऑफिस में क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन जब उसका हम अकाउंटिंग करके रखते हैं, हाँ पता चलता है कि हाँ, क्योंकि उसका फिर हम लोग वेरीफाई भी करते रहते हैं साल के अंत में, या फिर आजकल तो हर महीने के आधार पर, क्वार्टरली के आधार पर आजकल अकाउंटिंग का वेरिफिकेशन किया जाता है, उसका आपका एनालाइसिस किया जाता है, तो उससे हमें पता चलता है। तो वही काम करता है व्यवसाय की संपत्तियों को रक्षा करना। साथ ही निर्णय लेने में भी सहायक होता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट है यहां पर कि जो लेखांकन के जो मुख्य ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस इस आधार पर, जैसे कि आप देखिएगा लेखांकन सिर्फ फाइनेंस, अभी जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जितने भी हम एग्जांपल बता रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक ही सीमित नहीं है, इसके अलग अलग ब्रांचेस इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 मुख्य इसके जो मेन जो इसके ब्रांचेस हैं। इसके अलावा आज के डेट में तो और भी रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग बोला जाता है इसे, चौथा यहां पर शामिल कर सकते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। इसमें क्या शामिल किया जाता है, जैसे कि इसमें एचआर अकाउंटिंग वगैरह शामिल किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो पहले इन तीनों का भाग नहीं है लेकिन वो अलग अलग है। जैसे कि जो किसी बिजनेस में जो इंप्लॉय होते हैं उसके लिए तो, उस बिजनेस के लिए तो संपत्ति ही है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग करने की जरूरत है। क्या बिजनेस में जितने भी वर्कर्स हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी काम करने वाले हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। इसके अलावा एक आप सुनते होंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जैसे कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब एक कंपनी है, उसमें देखिएगा एक एसेट से उसका वैल्यू हमेशा दिखा रहा है 20 लाख रुपया, ये 2015 में भी इसका वैल्यू यही था। हाँ बोलिएगा सर डिप्रिसिएशन के बाद तो इसका वैल्यू घटते जाता है ना, तो उसको कम करके दिखाते हैं। लेकिन देखिएगा बहुत कम साल, बहुत सालों के बाद देखिएगा, या फिर कुछ ही सालों के अंतराल में जो रुपीस का वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन तो उसका रिड्यूस हो रहा है, वो वैल्यू तो है ही, बिल्कुल 10% के बेसिस पर मान लीजिए हम इस पर चार्ज करते हैं।
इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो वो तो है ही अपने जगह पर, लेकिन आपको पता हो कि इंडियन रुपीस का वैल्यू भी दिन ब दिन घटते जा रहा है। लेकिन क्या हमने इसका एडजस्टमेंट इसके साथ किया? बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ ये डिप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया। इसमें तो ये नहीं था कि आप रुपीस का वैल्यू के आधार पर भी हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, मान लीजिए आप 2015 में आप 1 kg शुगर खरीदते थे चीनी, तो आपको 20 रुपया देना पड़ता था। आज यही 1 kg खरीदने के लिए आपको 40 रुपया देना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंसेस हो गया। क्वांटिटी सेम है, उस समय भी 1 kg खरीद रहे थे, आज भी वही है, लेकिन यहाँ पर 20 की जगह 40 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब कि यहां पर इंडियन रुपीस का वैल्यू घट गया है। क्या हमने अकाउंटिंग करते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखा था? बिल्कुल नहीं। तो आज के डेट में इन चीजों को शामिल किया जाता है, पहले ये सारी चीजें नहीं की जाती थी। इसी को बोला जाता है रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग, इसी को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया जाता है यहाँ पर, और एक रियल वैल्यू पता किया जाता है कि आखिर ये एसेट्स का एक रियल वैल्यू मनी वैल्यू के आधार पर इसका क्या है। क्लियर है? तो ये रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो लागत लेखांकन है हिंदी में इसको बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जो, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। यहां तक इन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, अब यहां पर जो लेखांकन के जो विभिन्न चरण हैं, बहुत सारे छात्र बोले सर हिंदी में ही लिखे हैं, इंग्लिश में नहीं है। ऐसे हमने मेन पॉइंट यहां पर लिखा है। जब आपको नोट्स मिलेगा ना, वो इंग्लिश में भी रहेगा, इस साइड में इंग्लिश में रहेगा। एक्चुअली क्योंकि इसी चीज को यहां पर ट्रांसलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साइड हिंदी हो एक साइड इंग्लिश हो, तो वो ज्यादा सही होता है। हाँ, हम लोग के लिए तो बहुत मेहनत लगता है, लेकिन एक बार बन जाता है तो सही रहता है। तो आपको जब नोट्स मिलेगा तो एक साइड हिंदी मतलब इंग्लिश में भी रहेगा जैसा पहले था। अब यहां पर देखिए कि लेखांकन जो अकाउंटिंग के जो संबंधित जो हमने परिभाषा को डिफाइन किया, उसके विभिन्न चरण में इसको डिफाइन किया गया है। विभिन्न चरण में जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है, इसमें जो आर्थिक घटनाएं हुई, आर्थिक, अभी हम बता रहे थे ना कि समाज में 2 तरह की घटनाएं होती है, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में या फिर अकाउंटिंग में किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? सिर्फ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस, नॉन इकोनॉमिकल को तो शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल का ही एक मनी वैल्यू निकाला जाता है, इकोनॉमिकल का ही एक मनी वैल्यू होता है, नॉन इकोनॉमिकल का तो मनी वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम विभिन्न चरण, विभिन्न जो स्टेप्स देखते हैं एक अकाउंटिंग के अंतर्गत, तो उसमें पहला एक चरण दिखने को मिलता है, पहला स्टेज वो होता है इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब जो आर्थिक या वित्तीय, मतलब कि इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल होते हैं, जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने टेबल परचेस किया, टेबल परचेस किया तो इसका एक अपना मनी वैल्यू होगा। हम बता सकते हैं कि हाँ इसका वैल्यू जो है 1500 है। क्लियर है? तो इस जो हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं जो हम लोग मनी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में बता सकते हैं। सेकेंड इसमें जो स्टेज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस में जो विभिन्न जो लेन देन हुए उनकी पहचान करना भी इसका दूसरा चरण होता है। जैसे कि बिजनेस में देखिएगा सेल होते हैं, परचेज होते हैं, इसके अलावा क्या यही ट्रांजैक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह है या फिर जो अन्य है, उन सारी चीजों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो उन सारे घटनाओं को इसमें शामिल किया जाता है।
तीसरा चरण होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये उसी से संबंधित है, मतलब कि लेखा पुस्तकों में उन्हीं लेन देन को अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग किया जाता है जिसका मूल्यांकन मुद्रा में संभव है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, इसमें चौथा चरण आ जाता है जो कि तिथिवार, जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन हुआ तो 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ, 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन जो हुआ, टाइमिंग भी इसका अलग अलग होता है, कितने बजे ट्रांजैक्शन हुआ, उन सब के बारे में। तो तिथिवार एक क्रमबद्ध तरीके से इसको बोला जाता है, क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजों को रिकॉर्डिंग करना और डिफाइन भी करना, मतलब कि डिफरेंशिएट भी करना एक अकाउंटिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है कि कौन किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर का कौन है, रेवेन्यू नेचर का कौन है, कौन एक्सपेंसेस है, कौन रेवेन्यू है। तो उन सारे चीजों के बारे में ये एनालाइज करता है, मतलब कि रिकॉर्डिंग करने का काम करता है सिस्टमेटिक वे से। कम्युनिकेटिंग करना अगला इसमें स्टेज होता है, जो अभी हम बता रहे थे कि विभिन्न जो इसके स्टेटमेंट होते हैं इसका उपयोग करता। हाँ, इसके जो कम्युनिकेटिंग करने का सीधा सा मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया, इसका उपयोग मतलब यूज कौन करेगा। एक सीधा जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस खुद, मतलब कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इनसाइडर और आउटसाइडर भी होते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आउटसाइडर किस रूप में। आउटसाइडर का सीधा सा मतलब कि जो सिर्फ इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई बैंक है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सप्लायर है, तो उन सारे वो सब भी इस स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे। तो ये कम्युनिकेट करने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन सीधा सा मतलब है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ये भी हो सकता है कि उसका प्रॉफिट कमाना, बहुत सारे चैरिटेबल या फिर जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विसेज देना। उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए, लेकिन सर्विसेज देना, लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, उसके लिए भी होता है। तो वो संगठन पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला जो इसमें चरण होता है वो इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स मतलब सीधा सा हुआ कि जो उस बिजनेस में जुड़े हुए हैं उसका उपयोग करता है। लेखांकन सूचना के आधार पर विभिन्न उपयोगकर्ता निर्णय लेते हैं। सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में कौन कौन आ सकता है, एक इन्वेस्टर आ सकता है, एक क्रेडिटर हो सकता है, एक डेटर हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें बिजनेस से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं। ये 7वां है। क्लियर है। तो ये जो विभिन्न चरण थे अकाउंटिंग के, स्टेजेस थे, उन सबको हमने इंडिविजुअली डिफाइन किया। अब यहां पर नेक्स्ट जो है वह है अकाउंटिंग्स, जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव तो आप खुद बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। दूसरा, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना, प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो कि बिजनेस में हम अब क्या क्या करना चाहिए। वो सारे भी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग क्या करेंगे। अभी जैसे कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हो रहा है, तो वो सारे हेल्पफुल होता है। साथ ही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी, जैसे कि डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में शामिल किए जाते हैं। अब यहां पर जो बुक कीपिंग, अभी एक हमने बताया था बुक कीपिंग का आविष्कार हुआ। बुक कीपिंग जहां पर खत्म होता है वहीं से लेखांकन प्रारंभ होता है। तो यहां पर हमने बस इसको इसलिए शामिल किया हुआ है कि कभी कभी देखिएगा ना एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ स्टेटमेंट रहेगा और पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा डिफाइन किया गया है। जैसे बहुत सारे अथर्स हैं और विद्वान हैं, तो उनके द्वारा बहुत सारे स्पेसिफिक डिफिनेशंस दिया गया है, तो उनको भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो जैसे कि यहां पर जो बुक कीपिंग को डिफाइन किया गया है RN कार्टर के द्वारा, नॉर्थ कोट के द्वारा। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना था हमने समझा दिया है।
बस आपको इसको रीड कर लीजिए, हिंदी में भी हमने दे दिया है और नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। एक बार इसको रीड बस कर लीजिए आप, अगर दिक्कत होगा पॉइंट में किसी में तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसे हमने इसका मीनिंग बता दिए हैं। इधर कटा हुआ दिख रहा है आपका, क्या पूरा कंप्लीट दिख रहा है? अच्छा, इसमें सीधा सा लिखा हुआ है, उधर कोई वर्ड तो नहीं कटा हुआ है। बुक, ये अकाउंट्स है। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ये RN कार्टर के द्वारा दिया गया, उसका हिंदी ऊपर में दिया हुआ है। और नॉर्थ कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ये एस्पेक्ट्स है, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स मतलब कि जो मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिकॉर्डिंग हम लोग किसका करते हैं? सिर्फ जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही पुस्तक पालन में क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है। ट्रांजैक्शंस टर्म मतलब मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ओपनिंग अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है लेजर में। तो एक बुक कीपिंग का एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? बुक्स, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। अब यहां पर कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है। हम यहां पर हर एक पॉइंट को तो रीड नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डिफ्रेंशिएट अगर पूछा, जैसे कि हमने बोला कि पुस्तक पालन जहां पर खत्म होता है वहीं से आपका मतलब बुक कीपिंग जहां एंड होता है वहीं पर आपका स्टार्ट होता है अकाउंटिंग, लेखांकन। तो उसी के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक पुस्तक पालन में और लेखाक्रम में, लेखांकन में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है। क्लियर है? तो एक बोल सकते हैं कि पुस्तक पालन सीधा सा इनिशियल स्टेज हो गया। पहली बार जो ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में ही करते हैं। अगला स्टेज लेखांकन है, अकाउंटिंग है। वही चीज को यहां पर दिया हुआ है। इसके बहुत सारे मेरिट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पोस्टिंग की जांच वगैरह की जाती है, मतलब कि टेस्टिंग वगैरह किया जाता है। लेखांकन के कार्य ये बता चुके हैं, अभी ये तो डिटेल में था ही ना। रिकॉर्डेटिव फंक्शंस, इंटरप्रेटिंग फंक्शंस, व्याख्यात्मक इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फंक्शंस, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स और फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग्स, निर्णय लेने में सहायक। इसके ब्रांचेस बता चुके हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, प्रबंधन लेखांकन, इसको डिफाइन किया गया है। और इसमें कुछ जो रिसेंट इन ट्रेंड इन अकाउंटिंग में तो हमने अभी बताया ही था, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग।
इसके अलावा भी कर लेखांकन सरकार के द्वारा जो विभिन्न तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब कि जो लोकल अथॉरिटीज, मतलब लोकल हैं, गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका अकाउंटिंग से संबंधित है। बजट वगैरह इनका अपना तैयार किया जाता है। सोशल अकाउंटिंग भी इसमें आता है, सामाजिक लेखांकन, एचआर अकाउंटिंग, क्लियर है सारे टर्म? किसी टर्म में अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब यहां पर जो अगला टर्म है लेखांकन के महत्व, जो इसका जो इंपॉर्टेंस है और इसका जो लाभ है, ये तो हम बता चुके हैं, अभी कुछ पॉइंट डिस्कस भी किए थे। लाभ इसके इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि लेखांकन करने से जो रिकॉर्ड होता है एक लंबे समय तक हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। आज के डेट में तो चूंकि सारे चीज डिजिटलाइज हो चुके हैं तो उसको लंबे समय तक उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है और जब भी हम उसको आवश्यकता पड़ेगी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। साथ ही व्यवसाय से संबंधित जितने भी, मतलब बिजनेस से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है वो देने का हमें देता है हमें। साथ ही उचित, मतलब एक फेयर जो वैल्यूएशन करने का काम करता है। लेखांकन जो है एक प्रमाण के रूप में, एक प्रूफ के रूप में जो लीगल रिक्वायरमेंट होता है उसमें एक काम करता है। साथ ही किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट वगैरह के द्वारा इंसॉल्वेंट, दिवालिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, आपको पता है किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट जो है कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो कोर्ट उसको किस आधार पर डिक्लेयर करेगी? तो इन्हीं चीजों को, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन वगैरह है उसी को देखते हुए जो टैक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है। लोन लेने में, आप बैंक से लोन ले जाइए तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए। तुलना करने में, तुलना दो तरह से किया जाता है। अपने ही बिजनेस में विभिन्न सालों का तुलना कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है या फिर ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ईयर बाय ईयर अपने ही बिजनेस में तुलना कर सकते हैं बिजनेस में कि हमारे बिजनेस में या तो बिजनेस में प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज भी हो रहा है तो क्या तेजी से इंक्रीज हो रहा है या फिर धीमी गति से इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे हमें किस आधार पर पता चलता है? अकाउंटिंग करेंगे तब ना हर साल का, या फिर हो सकता है कि कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया। तो ये सारी हम लोग तुलना कर सकते हैं। ये तो अपने ही बिजनेस में हुआ, दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप फर्नीचर का दुकान चला रहे हैं, तो आपके फर्नीचर का दुकान का जो प्रॉफिट है दूसरे से कंपेयर आप करते हैं, क्योंकि आजकल तो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होता है, तो वहां पर भी कंपेयर करने में कि उसका किस तरह सेल हुआ, बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रॉफिट वगैरह के देखकर तो हमें पता चलता है ना, उनका टर्नओवर देख के पता चलता है ना, तो टर्नओवर भी इसी आधार पर निकाला जाता है। तो दूसरे बिजनेस के साथ भी तुलना करने में हेल्पफुल करता है अकाउंटिंग। साथ ही महत्वपूर्ण जो सूचनाओं का भी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग, डेटा के रिगार्डिंग, क्रेडिटर के रिगार्डिंग। इसके अलावा कर्मचारियों को भी लाभ होता है इससे। जितने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट है, इसके अलावा कुछ इसके जो है लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में जैसे कि पहला भी बता रहे थे ना कि अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं जिसका एक मनी वैल्यू हो, तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशंस हो गया। लिमिटेशंस तो हुआ ना, ये सिर्फ जिसका हम मनी वैल्यू है सिर्फ उसी को हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये एक लिमिटेशंस है।
इसके अलावा और भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको, जैसे कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, देखिएगा अलग अलग बिजनेस में अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। कोई बिजनेस जो है एक्रूअल बेसिस पर लेके चल रहा है, कोई बिजनेस जो है अपना कैश बेसिस पर लेके चल रहा है, तो दोनों को तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एक सामान्य तुलना नहीं हो सकता है दोनों का, तो वहां पर हमको एक डिमेरिट देखने को मिलता है। वही चीज यहां पर भी है, लैक ऑफ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। One of the biggest drawback of accounting principle is that there is no complete collection of या लिस्ट। जैसे आईसीआई भी जारी करता है तो देखिएगा उसका अपना प्रिंसिपल्स हो, मतलब आईसीआई के जितने भी आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसको आप देखिएगा, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मेजर्स जो बुक्स वगैरह हैं उसमें आपको देखने को मिलता है अलग अलग, तो एक वहां पर वो समस्या होती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट पोस्टमार्टम एनालिसिस दैट इज पास्ट प्रॉब्लम्स, इट इग्नोर्स फ्यूचर प्लान्स। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स होता है, एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट डू नॉट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को हम लोग कभी शामिल ही नहीं करते हैं। अगर फ्यूचर में मेरा कोई प्रॉफिट होने वाला है, हमें पता है, तो भी हम लोग उसका प्रोविजंस बना के नहीं चलते हैं, लेकिन लॉसेस के लिए पहले से हम लोग प्रोविजंस बना के चलते हैं, तो ये भी एक मेजर डिमेरिट देखने को मिलता है। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन प्रिंसिपल्स, डिफरेंस इन एडेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग मनी मॉनेटरी फैक्ट्स ओनली, मतलब जो भी मनी वैल्यू है सिर्फ उसी को दिखाता है। रिप्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ अ लिमिटेड ड्यूरेशन, जैसे एक साल का, ऐसे तो अकाउंटिंग आप जितने साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं एक ही साल का वो प्रेजेंट करता है। साथ ही इसमें जैसे कि अकाउंटिंग वगैरह होता है ना, तो उसमें देखिएगा लास्ट में आपको बैलेंस शीट वगैरह थमा दिया जाता है समराइज्ड, पूरा डिटेल तो आप नहीं देख सकते, डिटेल देख भी पॉसिबल भी नहीं है, तो एक समराइज हमको देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे जो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब इसमें अगला जो है वह है टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें तो दो तरह के यूजर्स अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेसमैन खुद, ओनर हो गया, या फिर जो ऑफिसर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, वो सारे इस बिजनेस के ट्रांजेक्शंस जो होते हैं या फिर जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसका यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर में कौन हो सकता है? तो बैंक हो सकता है, एक क्रेडिटर हो सकता है, एक इन्वेस्टर्स हो सकता है, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक हो सकता है, टैक्स अथॉरिटी हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडी हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स DCA, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सिक्योरिटी से भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर्स, तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसके आगे जो हम लोग हैं अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने यहां पर डिस्कस किया, सबसे पहले तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ हमने डिफरेंशिएट भी किया। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, भारत में एंशिएंट टाइम में ही अकाउंटिंग जैसे टर्म जो है, जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे जो लेखांकन के कार्य हैं, विभिन्न चरण हैं, विभिन्न उसके जो ब्रांचेस हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। फिर अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट्स हैं, मतलब लाभ क्या है अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग के डिमेरिट्स क्या हैं, और लास्ट में हमने यूजर्स कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसके आगे जो अन्य टॉपिक हैं वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अब इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके,
बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा, वो सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।